प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारे विषय हिंदी साहित्य की प्रथम पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य जो बीए बीएड सेकेंड ईयर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग जो रीतिकाल है, रीतिकाल के नामकरण को लेकर के रीतिकाल की जो परिस्थितियां हैं उनको लेकर के रीतिकाल के अंदर कुछ एक जो रचनाकार रहे और उस रीतिकाल के दौरान हम लोगों ने उन प्रवृत्तियों का अध्ययन किया। उन प्रवृत्तियों के अंतर्गत हम लोगों ने युग प्रतिबिंब श्रृंगार की प्रधानता, कला पक्ष की प्रधानता, मुक्त काव्य की प्रधानता, प्रकृति चित्रण, वीर रसात्मक और भक्ति रसात्मक नीतिपरक काव्यों को पढ़ते हुए छंद और ब्रज भाषा की प्रवृत्ति के साथ विषय और अलंकार को पढ़ा। अब ये जो रीतिकालीन प्रवृत्तियों को पढ़ने के बाद आगे की जो हमारा रीतिकाल की परिस्थितियां, तो रीतिकाल की परिस्थितियों को हम अध्ययन करें तो जिस तरह से हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी है और कि जिस तरह से हिंदी हिंदी हमारी भाषा और साहित्य समाज का दर्पण, ठीक है, समाज का दर्पण अर्थात समाज का मार्गदर्शन करने का जो कार्य है वो साहित्य के अंदर किया जाता है। जैसा इसकी परिभाषा के अनुसार भी वो कहता है कि साहित्य साहित्य समाज का दर्पण अर्थात समाज का मार्गदर्शन का कार्य दर्पण होता है। किसी भी युग के साहित्य की झलक इसमें किसी भी युग के साहित्य की झलक है वो देखी जा सकती है, क्योंकि साहित्य के माध्यम से हमें इस चीज की पहचान होती है कि जो अमुक जो काल रहा तो उस काल की कैसी परिस्थितियां थी, कैसी प्रवृत्तियां थी, उसकी क्या विशेषताएं थी, उनके वर्ण विषय कैसे थे, उस समय के रचनाकार कैसे थे, उन रचनाकारों की रचनाएं क्या थी, उन रचनाओं के अंदर कह सकते हैं कि कैसी विशेषता रही कि किन चीजों का जो प्रभाव है वो अधिक देखने को मिला। तो यहाँ हम लोग देखें तो यह देखने को मिलता है कि जो रीतिकालीन परिस्थितियां हैं, तो रीतिकालीन परिस्थितियां समाज की जो परिस्थितियां रही, जैसे आदिकाल से शुरू करें, आदिकाल से के बाद भक्तिकाल, भक्तिकाल के बाद रीतिकाल, तो प्रत्येक युग की अपनी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, साहित्यिक ऐसी परिस्थितियां रहती हैं। तो इसी क्रम में इन जो रीतिकाल है उस रीतिकाल की जो परिस्थितियां उन पर नजर डालें तो सबसे पहले हम लोग रीतिकाल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और उसके बाद इनको पढ़ना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी समाज का अगर हमें उस युग की झलक देखनी हो तो उस झलक को हम साहित्य में देख सकते हैं। वो कहते हैं कि देखी जा सकती है, साथ ही समाज और समाज का संबंध अन्य आश्रित होता है, अतः किसी भी युग के साहित्य को ठीक ठीक समझने के लिए आवश्यक है कि पहले उस युग की बाह्य परिस्थितियों का अवलोकन किया जाए। अब वो कहते हैं कि किसी भी समाज या किसी भी युग को समझने के लिए, ठीक है, या उस युग के साथ उस समाज के साथ अन्य आश्रित अर्थात वो किस पर आश्रित रहा और उस युग के साहित्य को ठीक ठीक से समझने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले उस युग की बाह्य जो परिस्थितियां हैं उसका अवलोकन किया जाए। जैसे ये मान के चलो कि हम एक नारियल का उदाहरण लें, तो नारियल के उदाहरण के लिए जिस तरह से नारियल की प्रथम परत और द्वितीय परत, ठीक है, तो कह सकते हैं, और फिर जाकर के कोई तृतीय परत, ठीक है, तो तब जाकर के कोई और उसके बाद उसमें चौथे में उसमें जो जल है और उसके बाद जो खाद्य पदार्थ के रूप में हमें देखने को मिलता है, तो उसी तरह से वो कहते हैं कि पहले उसका बाहरी अवलोकन करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से उसका जो बाहरी आवरण है फिर जाकर के कहीं हम मूल तक पहुंचते हैं, तो उसी के को लेकर के और इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो वो कहता है कि किसी भी युग के साहित्य को ठीक ठीक से समझने के लिए यह आवश्यक है कि पहले उस युग की बाहरी परिस्थितियों का अवलोकन कर लिया जाए। साहित्यकार कितना भी व्यक्तिगत और आत्म केंद्रित क्यों ना हो, परंतु रचना प्रक्रिया समाज से असंपृक्त नहीं रह सकते। अब उन्होंने बताया कि कोई भी साहित्यकार है, वो साहित्यकार कितनी भी अपनी व्यक्तिगत कहें या आत्म केंद्रित क्यों ना हो, परंतु उसकी रचना प्रक्रिया के लिए समाज से असंपृक्त नहीं रह सकते, अर्थात उससे उससे जुड़ा रहना होगा ही होगा। उसमें युग की छाप अवश्य होगी। कहने का मतलब उसमें जिस तरह से उस युग का जो प्रभाव है ना, वो उस युग का जो प्रभाव है वो उसमें देखने को ही मिलेगा। जैसे कह सकते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उस भारतीय संस्कृति के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव है वो पड़ रहा है, ठीक है। हम एक दूसरे की देखा देखी, एक दूसरे की होड़ में लगे हुए हैं,
एक कह सकते हैं कि दिन प्रतिदिन और हमारे जीवन के अंदर अनेक प्रकार के जो बदलाव हैं वो देखने को मिलते हैं। हम एक दूसरे की देखा देखी कर रहे हैं, उनके खान पान, उनके रहन सहन, हमारे जो एक तो पहले के रीति रिवाज थे और आज वर्तमान जो वेस्टर्न कल्चर का जो प्रभाव है उस पे उसको देखें, तो कहने का मतलब ये था कि इसमें भी कुछ इसी प्रकार का जो भाव है वो देखने को मिलता है कि उस युग की जो छाप है वो अवश्य पड़ती है। प्राचीन समय के अंदर जो अपने जो संस्कार थे, ठीक है, आज की अपेक्षा कहीं उत्तम थे। एक दृष्टि से देखें तो उन संस्कारों में अनेक प्रकार के जो संस्कार शामिल हैं, तो उसमें देखें तो वो कहीं उत्तम थे, जबकि आज वाले हैं उनमें कुछ ना कुछ पिछले के बदले आज वाले में कुछ परिवर्तन है। तो ऐसा ही कुछ ये वो कहता है कि समाज से असमृत नहीं रह सकती, उस युग की जो छाप है वो उस पे अवश्य पड़ती है। छाप का मतलब ये है कि उसका जो प्रभाव है वो उस पे अवश्य पड़ता है। साथ ही ये कहते हैं कि तत्कालीन परिस्थितियां, उस समय की जो परिस्थितियां और उन परिस्थितियों से संबंधित जो साहित्यकार और उनकी रचना, उस समय के जो साहित्यकार और उनकी रचना दोनों अप्रभावित नहीं रह सकते। अब वो कहते हैं कि उनकी रचनाओं पर भी उस चीज का प्रभाव देखने को मिलता है। जिस तरह से हम लोग आदिकाल को पढ़ रहे थे, तो आदिकालीन साहित्य के अंदर जो रासो काव्य है, तो रासो काव्य में उस समय के जो राजा थे उनका वैभव विलास जो था, उनका युद्ध कौशल जो था, उनका जो पराक्रम था, वो चीजें हमें देखने को मिल रही थी। हम लोग अभी भक्ति काल में पढ़ेंगे या पढ़ा हम लोगों ने, तो उसमें क्या है कि उस समय जो अपने अलौकिक या लौकिक ब्रह्मा के रूप में जो कह सकते हैं कि प्रस्तुत करने का प्रयास किया, तो उनका प्रभाव हमें देखने को मिला। अब ऋतिकाल में एक तरह से देखा जाए तो ऋतिकाल अपने आप में विलासिता और ऋतिकाल अपने आप में एक तरह से श्रृंगार या अलंकृत काल है, तो उसमें भी उन चीजों का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो वो कहता है कि तत्कालीन परिस्थितियों, उस समय की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों से जो साहित्यकार है और उसकी जो रचना है वो दोनों अप्रभावित नहीं रह सकती। कहने मतलब उससे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। अगर देखा जाए तो कहने मतलब किसी ऐसे कार्य को जिसको देख करके उसमें भी अपने मन में भी उस वैसा कार्य करने की जो इच्छा जागृत हो, तो ऐसा जो भाव है वो देखने को मिलता है। नहीं रह सकते। और उसके साथ साथ कहते हैं कि रीतिकाल के अंदर जो है वो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों का अवलोकन करना सीमित होगा। अब वो कहते हैं कि प्रभावित न रहते हुए भी उनकी जो विषय हैं उन विषयों के अनुसार और ये जो परिस्थितियां, उन परिस्थितियों में वो कहता है कि चाहे वो सामाजिक हो, सामाजिक पे हम लोग प्रकाश डालेंगे, उसके बाद वो धार्मिक, राजनीतिक और परिस्थितियां रही हों, तो इन परिस्थितियों का अवलोकन करने के बाद वो कहता है कि वो जो चीजें हैं वो उससे अलग है, वो नहीं रह सकती। वो कैसे नहीं रह सकती? क्योंकि जो रीतिकाल है, रीतिकाल की जो समय सीमा जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 1700 से लेकर के और 1700 से लेकर के और 1900 तक का जो समय रहा वो आपका रीतिकाल रहा, ठीक है, या उसे अलंकृत काल कहें, ठीक है, विक्रम संवत है। तो इसी क्रम में हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, तो इसमें वो बताते हैं कि ये अपने आप में एक तरह से विलासिता का युग था, मुगल साम्राज्य स्थापित हो चुका था और हालांकि भक्ति काल के बाद कुछ उसमें सुधार होने की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला। बदलाव देखने को इसलिए मिला कि जो संस्कृति थी उस संस्कृति पर ये कहें कि हम लोग जो बाहर से आए हुए थे, उनका जो प्रभाव है उन वो उस पर अधिक देखने को मिला। कैसे देखते हैं? रीतिकाल का प्रारंभ संवत 1700 से माना जाता है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका जो प्रारंभ है वो 1700 से माना जाता है। संक्षेप में तत्कालीन परिस्थितियों का अवलोकन निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है कि अगर संक्षेप में हम प्रकाश डालें तो ये जो परिस्थितियां है ना रीतिकालीन, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक है, तो इनको हम लोग संक्षेप में पढ़ सकते हैं। हालांकि विस्तृत रूप से भी इसका वर्णन है, किंतु यहाँ सिर्फ समझने की दृष्टि से इसे हम लोग पढ़ते हैं। सामाजिक सामाजिक परिस्थिति का जो संबंध है वो सीधा सीधा समाज से, क्योंकि समाज को पहले इसलिए लेके आए, राजनीतिक परिस्थितियों को बाद में रखा या उसके बाद सामाजिक के बाद धार्मिक को रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले समाज जो है
या कहें कि समाज के अंदर जैसे समाज के अंदर ये कहें कि उस समय की जो परिस्थितियां थी उसमें जो मैंने आपको पहले भी बताया कि स्वदेशी राजा थे, वो जनता के साथ एक तरह से दुर्व्यवहार कर रहे थे। बाहर से आए जो आक्रामकता थे वो तो कर ही कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ खुद के जो शासक थे वो ही एक तरह से ज्यादती कर रहे थे, तो जनता कहाँ बेचारी अपने आप को एक तरह से सुरक्षित महसूस करे। तो इन सब चीजों को लेकर के और इस सामाजिक परिस्थिति से और जो जो वास्तविकता थी उससे अवगत कराना आवश्यक हो जाता है। सामाजिक परिस्थितियां, रीतिकाल विलासिता प्रधान युग था। जैसे मैंने आपको बताया कि रीतिकाल है वो एक तरह से विलासिता प्रधान युग था। विलासिता का मतलब है अकेली कह सकते हैं कि रहन सहन, खान पान और जो भोग विलास है ना, उसको लेकर के देखें तो ये अपने आप में उस जगह सही ठहर रहा है और वो समाज के लिए सही नहीं है ये चीजें। रीतिकाल विलासिता प्रधान युग था। मुगल शासकों में, जो मुगल शासकों के अंदर नींव रखी, मुगल शासकों में बाबर, हुमायूं और अकबर तक तो विलासिता सीमित थी। अब ये जो कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य की नींव और ये मुगल साम्राज्य के दौरान है, जैसे बताया जाता है कि बाबर अभी लगभग 500 साल के आसपास एक तरह से बाबरी मस्जिद को लेकर के और राम मंदिर को लेकर के एक कह सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आया और उसके साथ साथ परिणाम इसका निकला। और उसके बाद कह सकते हैं कि हुमायूं और अकबर, तो ये जो यहाँ तक तो ठीक ठाक था, क्योंकि ये लोग एक दूसरी संस्कृति की शिक्षा की और कह सकते हैं कि लोगों का सम्मान किया करते थे और संगीत को कहें, ठीक है, तो उस चीज को वो समझा करते थे। तो यहाँ तक तो विलासिता ठीक ठाक थी, किंतु जहांगीर और शाहजहां के काल में ये जो विलासिता है, जहांगीर और शाहजहां, ठीक है, तो शाहजहां ने जो ताजमहल का निर्माण किया और जहांगीर है जो अकबर का पुत्र, ठीक है, तो इनके काल में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। यानी मतलब जो विलासिता कहें, एक भोग विलास की जो प्रवृत्ति कहें, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि अश्लीलता, ठीक है, और एक तरह से कह सकते हैं कि ज्यादती, ठीक है, और कह सकते हैं कि यहाँ ये जो चीजें हैं उस समय पहुंच गई। देखा जाए तो शाहजहां ने क्या किया कि मजदूर वर्ग है, उन मजदूरों के बेचारों के हाथ ही कटवा दिए, एक सिर्फ अपनी प्रेम की निशानी को रखने के लिए। तो ऐसे ही कुछ भाव है और ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं जो कुछ एक उजागर की गई हैं, कुछ एक उजागर नहीं की जा सकती। तो इन चीजों को भी कह सकते हैं कि यहाँ जहांगीर और शाहजहां के काल में ये जो विलासिता है वो चरम सीमा तक पहुंच गई। शासकों की जीवनचर्या का प्रभाव सामान्य जनता पर भी पड़ा। अब इन्होंने बताया कि ये तो शासक थे, ये तो साधन संपन्न लोग थे, इनके पास तो अपने जो शौक हैं वो पूरे करने के कह सकते हैं कि एक तरह से उनके पास ऐसी व्यवस्था थी ताकि वो अपने जो शौक है वो पूरे कर सकें, ठीक है। किंतु इन्हीं को देख करके ये जो आम जनता है, शासकों की जीवनचर्या का प्रभाव सामान्य जनता पर भी पड़ा। अब इन्हीं के जो खान पान को देख करके, उन्हीं की वेशभूषा को देख करके, उनके रहन सहन को देख करके ये जो प्रभाव है वो आम जनता पे पड़ रहा था। और कहने का मतलब लोग हैं वो एक तरह से भ्रमित हो रहे थे, जिसमें सामंती वातावरण के दोष सर्वत्र फैल गए थे। अब उन्होंने बताया कि जिस तरह से सामंतशाही व्यवस्था थी, उस सामंतशाही व्यवस्था के चलते इस तरह का जो कह सकते हैं कि दोष ही कहेंगे एक प्रकार से इसको, एक तरह से कमी, एक तो ऐसा जो भाव है वो सर्वत्र फैला हुआ था। कारण क्या था इसमें? कारण ये था कि नारी को विलासिता की वस्तु समझा जाता था। अब उन्होंने बताया कि एक स्त्री है, उस स्त्री को एक तरह से भोग विलास की वस्तु समझ लिया गया, ठीक है, जो प्राचीन समय में कह सकते हैं कि मुजरा वगैरह हुआ करता था और कुछ अन्य ऐसे स्थान रहे, तो उन स्थानों पर भी वो जो लोग पहुंचते थे, तो वो जो चीजें थी वो क्या है कि एक तरह से समाज के लिए थोड़ी सी हीन थी, गलत थी। तो यहाँ वो कहते हैं कि भोग विलासिता की वस्तु समझा जाता था उनके अनुरूप उसके
रूप और लावण्य तक लोगों की दृष्टि रही। अब उन्होंने बताया कि उनका जो शारीरिक सौंदर्य कह सकते हैं एक तरह से, या मसल जो शरीर है वो कह सकते हैं, तो वो लोग वहां तक ही सीमित थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उनकी दृष्टि में ऐसा लगता था कि ये जो है वो नारी है, एक भोग की वस्तु है। जबकि जो संस्कृत साहित्य पर अगर नजर डालें, उनके एक श्लोक को पढ़ें तो उनमें कहा गया कि जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहां देवता रमते हैं, अर्थात देवताओं का स्थान होता है। नारी को लक्ष्मी का रूप माना गया है, ठीक है। और यहाँ जो नारी है उसको भोग की वस्तु माना गया है। तो दोनों की जो सोच है, दोनों जो संस्कृति है, उन संस्कृति में इतना जो कह सकते हैं कि भिन्नता है वो हमें देखने को मिलती है। क्योंकि अधिकांश जो ये जो शासक थे, वो शासक एक तरह से जो प्राचीन समय में चली आ रही कुप्रथा में इसलिए कहूंगा कि बहुविवाह की प्रथा थी। बहुविवाह मतलब एक से अनेक ज्यादा विवाह करने की जो प्रथा थी, ठीक है। जबकि देखा जाए तो हमारी जो संस्कृति है उसमें एक विवाह, और वो जो जिनके साथ प्रणय सूत्रों में बंधे वो एक माँ लक्ष्मी के रूप, ठीक है। तो उनको गृह लक्ष्मी के रूप में देखा जाए, और यहाँ उनको एक तरह से भोग की वस्तु के रूप में वो लोग कर रहे हैं। तो यहाँ के जो साहित्यकार हैं, उन साहित्यकारों ने उस समय की जो संस्कृति और उनकी जो सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत इनको इस तरह से समझा। आगे वो कहते हैं, जीवन की दीन और दोषपूर्ण परंपरा को ही लोग अपनाने लगे थे। कहने मतलब जो क्षीण जो चीजें कह सकते हैं, हीन कह सकते हैं कि समाज जब उनको स्वीकार नहीं करता तो लोग उस चीज उस जैसी जो प्रवृत्तियां थी उनमें ज्यादा है वो लिप्त होते चले जा रहे थे। जीवन की हीन और दोषपूर्ण परंपरा को ही लोग अपनाने लगे थे। रूढ़ियों और अंधविश्वासों में जनता फंसी हुई थी। अब प्राचीन समय की जो चली आ रही रूढ़ियां, एक तरह की परंपरा, एक तरह का अंधविश्वास है, तो लोग उसी में अधिक फंसे हुए थे। क्योंकि जिस तरह से युद्ध वगैरह हुआ करते थे, उन युद्धों में जिस तरह से नारी हरण है, ठीक है, किसी के साम्राज्य को लूट लेना है, या ठीक है अपना वर्चस्व स्थापित करना है, अपने शौर्य प्रदर्शन, व्यर्थ का शौर्य प्रदर्शन है, ठीक है, और जनता के साथ एक तरह की ज्यादती है, तो इनको लेकर के भी एक इस तरह की जो भाव है वो देखने को मिले। लोग अंधविश्वासों में फंसे हुए थे। जादू टोने टोटके वगैरह चमत्कार की जो प्रवृत्ति थी वो अधिक देखने को मिल रही थी, ठीक है। और जो पाखंडी कुछ धर्म के अनुयायी थे, उन धर्म के अनुयायियों के बीच वो लोग फंसे हुए थे। तो इसको लेकर के भी एक तरह का एक कह सकते हैं कि समाज के लिए ये उचित नहीं था। तो सामाजिक परिस्थिति में ये भी बिंदु अपने आप में है। जैसे वो आगे कहता है कि शिक्षा का प्रचार कम था, क्योंकि लोग, हालांकि यहाँ तक कि अकबर नामक एक शासक है, उन शासक के लिए भी कहा जाता था कि अकबर जो है वो शिक्षित नहीं था, किंतु उन्हें बाकी जो ज्ञान है वो था, और वो शिक्षा का सम्मान किया करते थे। तो उनके नवरत्नों के अंदर जैसे टोडरमल है, ठीक है, बीरबल है, तानसेन है, मानसिंह है, तो इन लोगों को भी उन्होंने क्या है कि उनके जैसे बुद्धि कौशल को लेकर के और अच्छे कुशल नेतृत्व को लेकर के, जो तबला वादक तानसेन है उनकी अच्छी कला को लेकर के, तो उन्होंने उनको स्वीकार किया, अपने नवरत्नों में उसमें शामिल किया गया। तो ऐसे ही होता है, कहते हैं कि शिक्षा का जो प्रचार है वो कम था। लोग बाल विवाह और बहु विवाह जैसी बुराइयों में फंसे हुए थे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लोग बाल विवाह अल्पायु में ही जो शादी वगैरह कर देना, 14 वर्ष की आयु हुई नहीं की, एक तरह से जो लाडो विवाह, अर्थात कह सकते हैं कि छोटी सी गुड़िया, उनकी शादी कर देना, तो ये एक तरह की कुप्रथा ही थी। बहुविवाह जैसी, बहुविवाह एक से अधिक विवाह करने की जो प्रथाएं चल रही थी उस समय, तो ये भी ऐसी बुराइयों में लोग फंसे हुए थे। स्वार्थंध होकर लोग विलासिता के पंख में फंसते रहते थे। स्वार्थंध अर्थात स्वार्थ में अंधे होकर लोग विलासिता के पंख, पंख का मतलब है कीचड़, लोग विलासिता के जो कीचड़ है उसमें फंसते चले जा रहे थे, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जिस शिष्ट नागरिकता का प्रचार होना चाहिए था उसका सर्वत्र अभाव था। कहने मतलब लोगों को जो शिक्षा देने वाली जो बात थी, समाज को जो जागृत करने वाली बात थी, समाज को एक तरह से इस पंख से, इस कीचड़ से बाहर निकालने का जो कार्य है वो साहित्यकार भी नहीं कर पा रहे थे। कारण क्या था कि साहित्यकार भी एक तरह से दरबारी थे,
वो भी एक तरह के भोग विलासी बन बैठे थे। उनको सिर्फ अपने राजा, अपने या ये जो सामंत थे, वो उनको अपने स्वार्थंत का है ना, उन्होंने ये सिर्फ अपने स्वार्थ तक सीमित थे। ठीक है, आम जनता के लिए ये लोग किसी भी प्रकार की कोई भी बात है या राजा के सामने ऐसा प्रस्तुत नहीं करते थे कि राजा को अवगत कराए कि अमुक जो जनता है वो इस तरह से, इस तरह की ज्यादती से परेशान है। यहाँ के जो सामंत हैं और जो राजा के कुछ घनिष्ठ थे, वो लोग उनके साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। वो आगे कहते हैं, राजा और जागीरदारों का बहुत जोर था। वे लोग श्रमिक वर्ग के, अभी आपको बताया कि श्रमिक वर्ग पर मनमाने अत्याचार करते थे। अब वो कहने मतलब जो श्रमिक थे, ये जो बड़ी बड़े भवन है कह सकते हैं, ये बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, ये बड़े बड़े जो किले हैं और बने हुए ना, तो ये किसानों के खून पसीने से बने हुए हैं। ठीक है, उनसे मनमर्जी का जो लगान है वो वसूल किया गया है। इनकी स्त्रियां और बच्चे उन लोगों के घरों के कह सकते हैं कि चौका बर्तन करते हुए, उनके पशु मवेशी जो घोड़े वगैरह हैं उनकी जो गोबर लीद उठाते हुए, और उन लोगों का पूरा जीवन बीत जाता था। और जाति तो इतनी भी हो गई कि सांझा ने तो क्या है कि एक तरह से इन मजदूरों के, बेचारों के, इन कारीगरों के हाथ ही कटवा दिए। अब देखें तो हम, हमारी जो पुरातत्व विभाग है, और पुरातत्व विभाग जिस तरह से ये जो अभी जो चूरू है, सीकर है, जयपुर है, ठीक है, तो उसके साथ बीकानेर है, जोधपुर है, हनुमानगढ़ है, भरतपुर अलवर है, उसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि अजमेर है। तो यहाँ जो कह सकते हैं कि इतने सुंदर सुंदर जो भवन है, या उदयपुर है, ठीक है, तो इतने सुंदर सुंदर जो भवन है, एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति चित्तौड़ है, तो हमारी जो संस्कृति और हमारे जो शिरोमणि, उन लोगों ने जिस तरह के एक तरह से कह सकते हैं कि इनके साथ लोहा लिया, और उन लोगों की मेहनत, और उन लोगों की मेहनत के ऊपर है, और जो ये जिस बाहर से आए हुए जो शासक और सामंत है, वो एक तरह से अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। और कुछ एक उन्होंने भी निर्माण किया है, ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा नहीं है। जैसे दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार है, या फिर कहीं की जो लाल किला है, या कुछ एक अन्य जो ग्वालियर भोपाल की तरफ देखें, ठीक है, क्योंकि ये मध्य क्षेत्र के अंदर रहे, यूपी के अंदर हम लोग देख सकते हैं, तो इनका भी था। लेकिन हम लोग पढ़े हैं तो देखने को मिलता है कि राजा और जो जमींदार थे उनका पुरजोर था, और वे लोग श्रमिक वर्ग पर मनमाने अत्याचार किया करते थे, मनमाना कर वसूल किया करते थे। एक हिंदी के अंदर है, और एक एकांकी है 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके 150, माफ करना। तो 25 चौके 150 का मतलब एक आप स्वयं सोच सकते हैं कि किस तरह से उस एक मजदूर किसान को और उस जमींदार का कितना का लगान चुकाना पड़ा, क्योंकि अशिक्षा के अभाव में, और वो ही उनके लिए श्रोमणीय था। ठीक है, कभी हम लोग उसको पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं आप लोगों को। उसके साथ साथ है, यह युग सामाजिक विषमता का युग था। स्वाभाविक सी बात है, समानता तो कहीं देखने को मिली नहीं। ठीक है, जहां कहें कि समाज के ऊपर एक तरह का अत्याचार, और अत्याचार होने के साथ साथ समाज पर ये कहें कि विषमता का जो भाव है वो देखने को मिल रहा था। और विषमता के भाव देखने के बाद ऐसा सामने आया कि इस युग में भक्ति काल के बाद समाज में स्थिरता आनी चाहिए थी, वो न आ सकी। अब भक्ति काल, इससे पहले का जो काल था, ऋतु काल से पहले भक्ति काल, और भक्ति काल के दौरान तो ये कहें कि एक तरह से जो लौकिक और अलौकिक ब्रह्मा की उपासना की बात कही गई। अपने अपने धर्म के अनुयायी थे, उन धर्म के अनुयायियों ने उनके बारे में बताया। तो आदिकाल तो फिर भी राष्ट्र काल समझ में आता है, क्योंकि शुरुआती काल था। भक्ति काल में तो फिर भी जो लोग थे वो अपने आराध्य को लेकर के पूजा पाठ किया करते थे। तो यहाँ इसमें कुछ है, वो समाज में स्थिरता आनी चाहिए थी, लगभग यहाँ स्थिरता की जगह विलासिता आ गई। और रीतिकाल का प्रभाव ये रहा कि यहाँ के रीतिकाल के दौरान है जो हमारे हिंदू देवी देवता हैं, राधा कृष्ण जी, तो उनको लोग जो है स्वयं बन बैठे थे यहाँ पे। ठीक है, उनको ऐसा लगता था कि हम भी राधा कृष्ण के रूप में ही हैं। ठीक है, तो एक तरह की विलासिता उसमें देखने को मिली। तो यहाँ ये कहते हैं कि एक तो इस युग में सामाजिक विषमता,
और भक्ति काल में के बाद इसमें समाज में स्थिरता आनी चाहिए थी, वो ना आ सकी। और उसके बाद देखें तो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर लगभग यहाँ जो समाज है वो एक तरह से क्षित रहा। ठीक है, कहीं उसमें कुछ जो ऐसा कहें कि रीति काल के अंदर कुछ समाज के लिए या आम जनता के लिए कुछ सही हो चुका, तो ऐसा कुछ कमी का ही भाव है उसमें देखने को मिला। आगे वाला जो बिंदु आपका धार्मिक परिस्थितियां, उनका जो अध्ययन है हम लोग कल कर लेंगे।